आज की पत्रकार वार्ता देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो 8वीं बार बजट प्रस्तुत कर एक इतिहास रचा है, उसके संबंध में हम वार्ता करेंगे। 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया उसे विकसित भारत की संकल्पना साकार करने की दिशा में एक सार्थक पहल की संज्ञा दी जा सकती है। वित्त मंत्री ने आर्थिक सुस्ती को भांपते हुए उपभोग को बढ़ावा देने का काम किया है। भू राजनीतिक अनिश्चितताएं भी सरकार के संज्ञान में है। ऐसी परिस्थितियों में वित्त मंत्री ने वृहद आर्थिक स्थायित्व, निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन देने, राजकोषीय अनुशासन के मोर्चे पर असंभव सा काम संभव किया है। सरकार वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने में सफल रही है। सरकार की सकल उधारी 14,83,000 करोड़ रुपए रही है, जिसमें गत वर्ष की तुलना में केवल 5.6% की बढ़ोतरी हुई है। नॉमिनल जीडीपी में 10.1% की वृद्धि के आसार हैं। यह परिदृश्य राजस्व एवं व्यय अनुमान को लेकर भरोसा बढ़ाता है। यह रिजर्व बैंक को भी सकारात्मक संकेत देता है। पिछले कुछ समय में अपना निवेश बढ़ा रही सरकार ने बजट के जरिए अपने निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र की सहभागिता से पूंजीगत निवेश में बढ़ोतरी होगी। खपत बढ़ाने पर भी सरकार का पूरा जोर है। मध्यम वर्ग को सरकार की ओर से करीब 1 लाख करोड़ रुपए के टैक्स छूट मिलने जा रही है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसमें से 80% राशि लोग खरीदारी करेंगे और 20% की सेविंग करेंगे। बजट प्रस्तावों को 3 नजरियों से देखा जा सकता है: तात्कालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक। तात्कालिक नजरिए से बजट जीडीपी को गति देगा। मध्यम अवधि में यह निरंतर तेज जीडीपी को सहारा देगा और दीर्घ अवधि में समृद्धि की आधारशिला रखेगा। बजट में कृषि, विनिर्माण और सेवा जैसे अर्थव्यवस्था के प्रत्येक स्तंभ पर ध्यान दिया गया है। यह ग्रामीण एवं शहरी जनता के लिए समान रूप से कल्याणकारी और समाज के सभी वर्गों का उत्थान करने वाला है। इसमें बिजली, खनन, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, जीवन एवं कारोबारी सुगमता, कपड़ा उद्योग, सामूहिक उत्पादों के स्तर पर बड़े सुधारों का सूत्रपात हुआ है। पर्यटन उद्योग, विशेषकर स्वास्थ्य पर्यटन को ध्यान में रखते हुए 50 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। कृषि के साथ साथ ये सभी क्षेत्र व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन में सहायक होंगे। कृषि को उचित रूप से प्राथमिकता में रखते हुए वित्त मंत्री ने कृषि की वृद्धि के साथ ही उपज उत्पादकता एवं किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी पर ध्यान केंद्रित किया है। दलहन और तुअर, उड़द और जीडीपी मसूर के लिए राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भरता की योजना है। विभिन्न फसलों के लिए व्यापक उत्पादन वाले बीज विकसित करने की तैयारी है। फसलों को जलवायु परिवर्तन के तपिश से बचाने के लिए योजना भी केंद्र में है। कपास उत्पादन में भी नवाचार की पहल हुई है। कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को धन धान्य कृषि योजना से करीब 1,70,00,000 किसानों को फायदा पहुंचेगा। इसके लिए इन जिलों में कृषि एकीकृत विकास योजना अमल में लाई जाएगी। नेशनल
मैन्युफैक्चरिंग मिशन के से सूक्ष्म, छोटे एवं लघु उद्योगों यानी एमएसएमई को बड़ा सहारा मिलेगा। इस कड़ी में छोटे उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ाई गई है। एमएसएमई को 27 क्षेत्रों में 1% गारंटी फीस पर ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए 5 लाख तक के विशेष क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है। फुटवियर और खिलौना उद्योग के लिए प्रोत्साहन से इन कदमों को और सहारा मिलेगा। राष्ट्रीय निर्यात मिशन से भी निर्यात को गति मिलेगी। इससे एमएमई और एमएसएमई को लाभ मिलेगा। ये क्षेत्र रोजगार देने में भी अव्वल हैं। छोटे शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी बनाने से भी शहरों का विकास होने के साथ ही रोजगार भी सृजन होगा। अपने शहर में ही रोजगार मिलने से ही यहाँ के पेशेवरों के समक्ष बड़े शहरों में पलायन की व्यवस्था नहीं रह जाएगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को अनुमति दी है, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि उनका भी 100% इन्वेस्टमेंट ये भारत में ही होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवासीय योजनाओं के लिए भी सरकार ने उदारता दिखाई है। 3 वर्षों के दौरान सभी जिलों में कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2026 के दौरान 200 केंद्र बनाए जाएंगे। अस्पतालों की संख्या और उनमें सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। दवाओं का आयात शुल्क घटाने से उनकी कीमतें घटेंगी। कैंसर की 36 दवाइयों को ड्यूटी फ्री किया गया है और 3 जो बहुत महंगी दवाई हैं उनकी भी ड्यूटी घटा करके 5% की गई है। पहली बार एक क्रांतिकारी जो कदम हुआ है, गिग वर्कर्स, जो गिग वर्कर्स जैसे होम डिलीवरी बॉय जिसको आप कह सकते हैं, इनका आज तक कभी कोई चिंता किसी सरकार ने नहीं की है। इनको भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में इस बजट में लाया गया है। इनको जो गिग वर्कर्स हैं, डिलीवरी बॉय हैं, इनको ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड करके 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत इनको भी मिलेगा। सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के साथ ही भारत भाषा योजना के जरिए मातृभाषाओं में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता भी शिक्षा की दशा दिशा सुधारेगी। मेडिकल कॉलेज और आईआईटी में सीट बढ़ाने की तैयारी है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान और 40,000 किफ़ायती आवास बनकर तैयार हो जाएंगे। 1 लाख नए घर, ये जो नया मिडिल क्लास उभर रहा है उसके लिए व्यवस्था है। पिछली सरकार में हमने 4 करोड़ 10 लाख घर बनाकर दिए हैं। इन 5 सालों में 3 करोड़ घर सरकार और बनाकर देगी गरीब वर्ग के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और ये 1 लाख घर ये शहरी मिडिल क्लास के लिए हैं। शिप बिल्डिंग को सहायता के साथ ही 100 नए हवाई अड्डों के जरिए उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए स्टेशन जुड़ेंगे। परमाणु ऊर्जा के लिए सरकार ने काफ़ी प्रबंध किए हैं। इससे भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार होगा। नवाचार, डिजिटल कायाकल्प, एआई विकास और डिजिटल इकोसिस्टम के लिए भी पर्याप्त आवंटन भारत को दुनिया के साथ कदम ताल करने में सहायक होगा। उद्योगों के लिए राह आसान बनाने के लिए नियामकीय बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता जताई है। लाइसेंस और प्रमाणन प्रक्रिया शुल्क सुगम होगी। करीब 100 से अधिक प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करने का काम इसमें होगा। टैक्स नियमों को भी सरल और सहज बनाया जा रहा है। अभी पार्लियामेंट में वित्त मंत्री जी ने नया इनकम टैक्स लॉ ये प्रस्तुत किया है।
जिसमें इनकम टैक्स की जो जटिलताएं हैं वो खत्म की गई हैं। लॉ को बहुत सरल बनाया गया है, आम आदमी भी उसको समझ सकता है, पालन कर सकता है। सरकार ने पिछले 10 सालों में 1500 के करीब जो ऑब्सोलेट कानून थे, जिनको जनता भी न्यायपालिका भी ढो रही थी, उनको समाप्त किया है। इस साल में भी 100 ऐसे कानूनों को डिक्रिमिनलाइज करेंगे। टैक्स नियमों को भी सरल और सहज बनाने की पहल होने जा रही है। जन विश्वास 2 और केवीआईसी के एकल पोर्टल से भी कारोबारी सुगमता बढ़ने के साथ ही भरोसा बढ़ेगा। जन विश्वास के अंतर्गत फर्स्ट ट्रस्ट देन स्क्रूटनी, ये उसमें रखा गया है। इनकम टैक्स में किसी पर भी जांच करते समय पहले विश्वास फिर उसकी जांच, ये फॉर्मूला बनाया गया है। जन विश्वास बढ़ाने की ये एक प्रक्रिया है। हालांकि ऐसे तमाम उहापोहों के बीच सरकार सभी मोर्चों पर सफल रही है संतुलन बनाने में। तो इस प्रकार से एक संतुलित बजट ये दिया गया है, जिसके लिए मैंने ब्रीफ में सब बताया है। डिटेल में भी अगर जाएंगे तो 4 जो इसके इंजन हैं, जिसमें कृषि के लिए 1,71,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा में इन्वेस्टमेंट को डबल किया गया है। उनकी क्रेडिट गारंटी बढ़ाई गई है। किसानों के उसमें किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से 5 लाख किया गया है। उनकी किसान सम्मान निधि बराबर दी जा रही है। निर्यात को बढ़ाने पर फोकस है। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ाने पर फोकस है। लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है, जिसमें राजकोषीय घाटे को भी 4.4% पर सीमित किया गया है। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला नुघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।